नमस्ते बच्चों। हम कृतिका भाग 1 से पार्ट 2 मेरे संग की औरतें पढ़ रहे थे। यहाँ लेखिका ने अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि उनकी नानी कैसी थी। परंपराओं को मानने वाली, अनपढ़ और पर्दा करने वाली। इतना होने के बावजूद उनकी सोच अपनी निजी जिंदगी में कैसी थी, बहुत विस्तृत थी। वो संकुचित सोच वाली नहीं थी और इसी सोच की वजह से वो अपनी इकलौती बेटी का विवाह किससे करवाना चाहती थी, एक स्वतंत्रता सैनी से। और नानी की इच्छा अनुसार लेखिका की माता का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक युवक से हो गया। उसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में भाग लेने से रोक दिया, लेकिन उनके पास क्या था, काफ़ी पुश्तैनी धन था। लेखिका की माता को बहुत ही मजबूर होकर साधारण जीवन जीना पड़ा और वे शारीरिक शरीर से कैसी थी, बहुत कमज़ोर थी। इस कारण वो खादी की साड़ी बांधने का खूब प्रयास करती थीं। उन्हें किताबें पढ़ने का शौक़ था और साहित्य चर्चा और संगीत सुनने में उनकी रुचि थी। आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं की उसकी दो वजह थी। पहली ये कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह यानी वहाँ के निवासियों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। अभिभूत यानी प्रभावित थे, यानी हिंदुस्तान के और लोगों की तरह उनके ससुराल वाले अंग्रेज़ों से काफ़ी प्रभावित थे। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। वैसे उनके नाना जी कैसे थे, वो जात से ही हिंदुस्तानी थे, मगर जो उनकी शारीरिक हाव भाव थे, बनावट थी, वो कैसी थी, अंग्रेज़ों की जैसी। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत से करता रहे, दबदबा उसकी साहिबी यानी उसकी पत्नी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। वो लड़की कौन थी, उनकी माँ। उससे रोमांचक कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म यानी जादू को और गाढ़ा बना चुकी थी और गहरा, उन कहानी को और गहरा कर चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह से घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। लेखिका अपनी माँ के बारे में बता रही है कि उनकी माँ कैसी थी, खूबसूरत थी, बड़ी ही नाजुक थी और बहुत ही ईमानदारी थी, निष्पक्ष थी। इसी वजह से उन्हें सभी लोग क्या करते थे, पसंद करते थे। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। क्यों राय मांगी जाती थी, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी नाजुक थी, तो उनसे कोई शारीरिक परिश्रम तो करवा नहीं सकते थे, लेकिन वो अपनी कैसी थी, बहुत ही कैसी थी, समझदार थी और इसीलिए उनके हर काम में उनकी राय मांगी जाती थी और उन्हें समझदार समझते हुए उनकी राय को माना भी जाता था। और उनकी दी गई राय कैसी होती थी, पत्थर की लकीर की तरह। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पर हल ना जुतवाया करते, हम पे तो बैल है। अर्थात उनकी दादी कैसी थी, उनकी बहू को बहुत पसंद करती थी और वो ये भी जानती थी कि उनकी बहू बहुत खूबसूरत है और नाजुक भी है। तो वो उनका मानना था कि जो हाथी होते हैं वो सजाने के लिए होते हैं, उनकी झांकी निकाली जाती है
उनसे हल नहीं जुतवाया जाता। यानी उनकी माँ इतनी खूबसूरत थी और नाजुक थी कि उनसे कोई शारीरिक परिश्रम नहीं करवाया जा सकता। उसके लिए तो बैल ही है, यानी उस काम के लिए शारीरिक श्रम करने के लिए तो उनके घर में काफ़ी लोग हैं। और लेखिका का मानना था कि इतना प्यार एक सास का बहू के प्रति मुझे उस परिवार में देखने को मिला कि एक सास अपनी बहू से कोई भी काम नहीं करवाती थी। बचपन में ही मुझे उस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद यानी तैयार रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी, यानी बच्चों की परवरिश के लिए सभी लोग तैयार रहते थे। और माँ के अलावा सभी लोग बच्चों पर ध्यान देते थे। पर ठोस काम ना करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था, अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तरह से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। यहाँ लेखिका कटाक्ष कर रही है कि आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों की तरह जिए, बल्कि आज़ादी का मतलब ये होता है कि हम अपने जीने के तरीके से जिए, जैसी हमारी सोच है वैसे ही जिए। किसी को देखकर या किसी के कहने पर हम उस सोच में परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे हमारी सोच है हम उसी तरीके से जिए। और लेखिका की माँ भी उसी तरीके से जीती थी जिस तरह से वो जीना चाहती थी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, ना उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, ना अच्छी पत्नी और बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। यानी उनकी माँ क्या करती थी, इन सारे कामों में उन्हें कोई भी रुचि नहीं थी, उन्हें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी कि वो अपने बच्चों को लाड़ प्यार करें या उन्हें उनके लिए खाना बनाएं। उन्हें कोई अच्छी बहू बनने का भी कोई ज़्यादा शौक़ नहीं था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा या संगीत सुनने में। वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। यानी उनकी माँ जो थी वो किसी भी काम में रुचि नहीं लेती थी। उनका सारा समय किस में व्यतीत होता था, किताबें पढ़ने या संगीत सुनने में होता था। और ये काम भी वो कैसे करती थी, लेटे लेटे। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्यों ने ना नाम धरते थे, ना उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। अर्थात ससुराल में एक बहू काम नहीं करे तो सभी लोग कैसे कहेंगे, ये कि अच्छी बहू नहीं है, आलसी है, ये तो कामचोर है। मगर उनकी लेखिका की माँ के ससुराल वाले इस तरह के नहीं थे। वो जब लेखिका की माँ काम भी नहीं करती थी तब भी उनके ससुराल वाले उनका कोई भी नाम नहीं धरते थे कि वो कामचोर है या आलसी है, लेटे रहती है, कोई काम नहीं करती। मगर आज के ज़माने में ऐसा देखने को नहीं मिलता। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। अब लेखिका कह रही है कि मेरी माँ के प्रति इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे से नहीं करती थी। ना तो वो अच्छी पत्नी की तरह रहती थी, ना माँ की तरह वो अपने बच्चों की परवरिश करती थी, ना बहू की तरह अपनी जिम्मेदारियों का निभाती थी। वो अपने किसी भी कर्तव्य का पालन नहीं करती थी, फिर भी लोग उसको बड़ी श्रद्धा से देखते थे, उनके परिवार वाले। साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए। तो लेखिका बता रही है कि इसका कारण मुझे समझ में आया कि एक तो वो खानदानी थे ही, मगर इसके 2 कारण और थे। पहला कारण क्या था, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। तो उनकी माँ कैसी थी,
वो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा वे एक गोपनीय बात को दूसरे से जाहिर नहीं होने देती थी, और जो कि वो किसी भी गोपनीय बात को दूसरे से जाहिर नहीं करती थी। यानी कोई सीक्रेट बात है तो वो दूसरों को नहीं बताया करती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला, यानी वो झूठ नहीं बोलती थी, तो इस कारण उन्हें अपने घर वालों का सम्मान मिला। और दूसरे कारण के कारण यानी वो किसी गोपनीय बात को दूसरों को नहीं बताती थी, तो इस कारण वो बाहर वालों की दोस्ती मिली। दोस्त तो वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। अर्थात जो लेखिका के पिता थे वो माँ के कामों को करते थे। मुझे याद है कि बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों ना हो, और माँ यह जानने का बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी, यानी अपनी पर्सनल ज़िंदगी जीने की उन्हें आज़ादी थी। इसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए यानी लिखने में रुचि लेने लगे।